नमस्कार भाइयों एवं मेरे छोटे छोटे दोस्तों। आज मैं आप सबों का एक बार फिर से रोहिणी देवघर नाम के नए बनाए गए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, खास करके मेरे छोटे छोटे दोस्तों, छोटे छोटे भाइयों जो जूनियर हैं, आपको पता ही होगा कि मैंने अर्थ की बात नाम का एक कड़ी बनाने का कोशिश किया है और पहले ही इसके 3 वीडियो मैंने बना के पोस्ट किया है और आज ये चौथा वीडियो है। जैसा कि आपको भली भांति विदित है कि पिछले अंक में हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट डेट की और उसके अंतर्गत हमने ये चर्चा की थी कि सरकार कैसे जनता से पैसे लेती है या मार्केट से पैसे उठाती है। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पैसे उठाने के 2 तरीके हैं। एक है ट्रेजरी बिल के माध्यम से और दूसरा है डेटेड सिक्योरिटी के माध्यम से। डेटेड सिक्योरिटी मतलब ऐसा लोन जो 1 साल की अवधि से लेकर के 40 साल की अवधि तक का है, उसको डेटेड कहा गया। और ट्रेजरी बिल में आपको जैसा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इसमें जो लोन होते हैं वो साल भर से पहले ही सरकार को चुका देना है, पब्लिक को चुका देना है। तो आज हम लोग बात वहीं उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहां हम लोगों ने बात को ख़त्म किया था। मैंने कहा था कि अगली बार जो चर्चा होगी वो बॉन्ड के बारे में चर्चा होगी। तो ठीक है, बॉन्ड के बारे में हम लोग चर्चा को आरंभ करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाइयों, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने किताब में, विकिपीडिया में या किसी वेबसाइट में देख सकते हैं। ये जो बॉन्ड है, इसकी उत्पत्ति के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया है, इस पहली बार बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कब आया था और इसका आधुनिक काल तक हम लोग इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बारे में बृहद चर्चा हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, और हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि बॉन्ड दरअसल जब मैं ट्रेस कर रहा था इसके बॉन्ड की हिस्ट्री क्या है, तो ये बहुत पुरानी बात है। मतलब बॉन्ड हम लोग नाम सुन के डर जाते हैं कि बॉन्ड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले ये देखते हैं कि बॉन्ड जो है आज से नहीं, 2400 बीसी मतलब ईसा से 2400 वर्ष पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी इसका जिक्र आता है। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया, प्राचीन मेसोपोटामिया जो अभी वर्तमान में जो इराक है, वही पहले ज़माने में प्राचीन जब इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, एंशियंट हिस्ट्री, तो उसी का नाम मेसोपोटामिया था जो अभी का इराक है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में एक निपुर नाम का जगह, वहाँ कुछ खुदाई की गई थी। तो वहाँ पे एक पत्थर निकला, वर्गाकार या आयताकार एक पत्थर मिला। उसमें कुछ वहाँ की लिपि में कुछ लिखा गया था। बाद में इतिहासकारों ने, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, पुरातत्व मतलब जो इतिहास में गड़ी हुई चीज़ों को निकाल के उसका अध्ययन करते हैं, जानकारियाँ देते हैं, स्मारकों का अध्ययन होता है, किसी गुफा में कोई अगर शिलालेख हो, गुफा के दीवारों में कोई चित्र बनाए गए हों, वगैरह वगैरह, उनका एक विशाल फील्ड है, आप जान सकते हैं। तो उन लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक तरह का ना बॉन्ड ही है। और उसमें एक बात और रोचक पता चली कि प्राचीन मेसोपोटामिया में जो मुद्रा होती थी, वहाँ पे करेंसी क्या था, पैसा तो था नहीं। तो वो मकई के जो दाने होते हैं, कॉर्न, उसको मकई जोनरा कहते हैं हम लोग अपने खोठा में, तो उसका जो दाना है वही वहाँ का मुद्रा था। मतलब अगर कुछ सामान खरीदना हो मेसोपोटामिया में उस समय, पुराने ज़माने में, तो आप वो मकई का दाना दे करके दुकान में आप कोई सामान खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा, मैंने इस पर सोचा कि मेरे अनुमान के मुताबिक, एज पर माई कंजेक्चर, ऐसा होता होगा कि जो किसान फसल उगा लेते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि मक्का उस समय की वहाँ की प्रमुख फसल होगी, लोकप्रिय फसल होगी, ज़्यादातर लोग मकई की खेती करते होंगे। तो जिनके पास ज़्यादा मकई का उत्पादन हो गया, वो मकई को किसी संस्था के पास जमा कर देते होंगे, और बदले में वो संस्था जो है, मतलब एक सर्टिफिकेट के रूप में एक पत्थर का वो एक चौकोर, मतलब वर्गाकार या आयताकार एक टुकड़ा दे दिया जाता है, कुछ लिख करके कि आप, और बाद में अगर मान लीजिए खेती नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, या किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ गया समाज में, तो वो पत्थर का मतलब वो टुकड़ा दे करके वापस वो अनाज वो ले सकते थे। तो ये मतलब उसको बॉन्ड कहा गया। तो ये बॉन्ड का पहला कंसेप्ट था। मतलब ये ईसा से 2400 वर्ष पूर्व, 2400 बीसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता में।
बाद में अगर आधुनिक काल में अगर हम बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉन्ड जो है 1693 में जिक्र आता है, जब इंग्लैंड की सरकार ने, जैसा कि जानते हैं इंग्लैंड में राजतंत्र है, तो इंग्लैंड के सरकार कहिए या राजा कहिए, वो फ्रांस के खिलाफ एक युद्ध हुआ था 1693 में। तो युद्ध में तो मतलब संसाधन जमा करने के उद्देश्य से वहाँ बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है, उस बॉन्ड का क्या नाम था फिलहाल मुझे पता नहीं है। मैं और उस तरह से उन्होंने प्रजा से, जनता से, बड़े बड़े व्यापारियों से, कंपनियों से, जो भी थे समर्थ लोग थे, उनसे उन्होंने रिसोर्सेज को जमा करके वो युद्ध किया। तो देखा गया ये बॉन्ड का इतिहास है। ठीक है, फिर ये जो बॉन्ड वर्ड है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है आधुनिक काल में 1590 ईस्वी में। बॉन्ड जो है अंग्रेजी का जो बाइंड वर्ड है BIND, और इसमें है BOND। दोनों का अर्थ अगर देखेंगे तो मिला जुला है। बाइंड मतलब किसी को बांधना, और बॉन्ड मतलब होता है बांधना, बांधना या बंधना। ठीक है, ये होता है। तो दोनों में खाली I और O का अंतर है, शाब्दिक दृष्टिकोण से दोनों एक ही चीज़ है। मतलब इसमें जो है सरकार जब किसी व्यक्ति से मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, सरकार जब किसी संस्था से, व्यक्ति से, किसी कंपनी से, कॉरपोरेट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जब पैसा लेगी, तो उसमें जो टर्म्स और कंडीशंस रहेगा, जो शर्तें होंगी। ठीक है, पहला शर्त तो ये होना चाहिए होगा कि सरकार ये आपको घोषणा करके दे कि सरकार ने आपसे पैसा लिया है, और कुछ शर्तें भी होंगी, जो भी शर्तें होती हैं, और सरकार उन शर्तों के तहत बंध जाती है। ठीक है, आपसे बंध जाती है, मतलब जो पैसा दिए हैं उनसे बंध जाती है, इसीलिए इसका नाम बॉन्ड रखा गया मेरे ख्याल से। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, आप खुद भी इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इंडिया में आते हैं कि इंडिया में जो बॉन्ड इशू होता है या जो सरकार कर्जा लेती है, इसके पीछे क्या कोई कानून था? कोई कानून रहा होगा, जरूर संसद ने कोई कानून पास किया होगा। तो जी हाँ, यहाँ एक कानून है, और उस कानून का नाम है पब्लिक डेट्स एक्ट। ये कानून 1944 में पास किया गया था, और इस कानून के तहत जो है वो RBI को एक ये अधिकार दिया गया कि वो सरकार के तरफ से वो पैसा जुटाने का प्रबंध करे लोगों से। मतलब कितने रुपए चाहिए, कितना धन चाहिए, वो RBI को सरकारें सूचित करेंगे, और RBI वो सारी व्यवस्थाएं करेगा कैसे करना है। इट इज हेडेक ऑफ RBI, या RBI का ये दायित्व है, ये ड्यूटी होता है। ठीक है, तो इसमें पब्लिक डेट्स एक्ट 1944 है। अब डेट्स में होता क्या है, आमतौर पर जैसा कि सरकार ने ये एक्ट पास कर दिया, इसके बाद RBI को ये पावर दे दिया। मतलब सरकार ने, मैं जैसा यूं कहूँ कि पैसा लेने के लिए सरकार ने एक दुकान खोल दिया कि हाँ आप आइए, आप पैसा दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे, दोनों चीज़। मतलब सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से एक दुकान खोला, कह सकते हैं आप समझने के दृष्टिकोण से। अब दुकान तो खुल गई, अब क्या है कि सरकार को ग्राहक भी चाहिए, तो गहकी जगह जमा करने के लिए, ग्राहक को जमा करने के लिए फिर क्या किया गया, एक एक्ट था पहले से, मतलब पहले से नहीं, मैं कहूँगा कि 1949 में दोबारा एक नया एक्ट निकाला गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1939। उसमें एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 24। ऐसे सेक्शन 24 बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें सेक्शन 24(2)(a), उसमें एक प्रावधान दिया गया कि हमारा देश में जितने बैंक हैं, खासतौर पे बैंकों के ऊपर फोकस किया गया, वो उनके पास जो जमा रहेगा, जितना भी जमा हो, सोना, कैश वगैरह वगैरह, उसका वो 40% हिस्सा, ठीक है, वो सरकार को देगा और सर्टिफिकेट लेकर अपने पास रखेगा। ये प्रावधान किया गया। मतलब सरकार ने एक बार दुकान खोला और गहकी जमा करने के लिए फिर से एक नया कानून निकाला, और प्रारंभिक तौर पे बैंकों को ही फोकस किया गया, क्योंकि बैंक, जनता डायरेक्ट सरकार से को पैसा नहीं दे सकती है। जनता को उतना सारा टेक्निकलिटीज पता नहीं है, उतने बहुत सारी बातें हैं जो जनता को विदित ना हो। तो जनता क्या करती है, अपना पैसा बैंक में जमा कर देती है, और बैंक क्या करती है, एक कानून के तहत वो अपना जमा का 40% हिस्सा वो उसमें इन्वेस्ट करती है। ये प्रावधान किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24(2)(a) के तहत। ठीक है, अब इस तरह से चल रहा है। अब बाद में जरूरत के मुताबिक ये जो 40% वाला बात था, कभी कभी घटा दिया गया। अभी हाल फिलहाल में ये 18% तक आ गया है। मतलब जो भी जमा है बैंकों के पास,
उसका 18% आज की डेट में, या आरबीआई जैसा कहेगी, जितना परसेंट कहेगी उतना पैसा जो है वो उतने पैसे का बॉन्ड खरीदना है या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। ट्रेजरी बिल हो, बॉन्ड हो, जैसे भी हो, आरबीआई जैसा कहे वैसा बैंकों को करके वो सारा कागजात जो है, सर्टिफिकेट जो है अपने पास रखना है। ये ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये बॉन्ड का बात है। जितना भी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, अब बाद में फिर से प्रावधान किए गए। बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, बाद में कॉरपोरेट्स जो हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो हैं, उनको भी ये मैंडेट किया गया, उनको भी ये कहा गया कि आप भी इसमें निवेश करें। उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो होता है, 24 जनवरी 2005 से सरकार ने फिर से, केंद्र सरकार ने फिर से प्रोविडेंट फंड को ये निर्देश जारी किया कि आप भी अपना जो, आपको जितना सालाना जो उगाही होगी, आपको जितना पैसा आपको कलेक्शन आएगा उसका 40% या तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है या गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है। ये गिल्ड फंड क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये उसको कहा गया है। तो इसके तहत क्या होता है कि ये संस्थाएं उसमें निवेश करती हैं और फिर वो सर्टिफिकेट्स लेती हैं। और ये सब जो हो रहा है मतलब पूरी तरह से ये कानून के दायरे में रह के हो रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है इसके लिए। अब आते हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स बैंकों ने ले लिया, ठीक है, इसका वो करती क्या है। यहाँ मैं आपको एक दोबारा एक नए चीज़ से आपका प्रवेश मतलब इंट्रोड्यूस आपको कराने की चेष्टा कर रहा हूँ कि वो जो सर्टिफिकेट्स बैंकों के पास आ गया, बैंकों ने अपना पैसा दिया, एलआईसी ने अपना पैसा दिया, किसी कॉरपोरेट ने अपना पैसा आरबीआई में रखा या सरकार को दिया और वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया। अब वो सर्टिफिकेट को बैंक क्या करती है, क्या करेगी उसको, अपने पास रखने से तो काम होगा नहीं। अब क्या होता है, जब रेपो ऑपरेशन होता है, एक रेपो है, उसमें उस सर्टिफिकेट को गिरवी रख करके वापस आरबीआई के पास ही बंधक रख के वहाँ से पैसा ले सकते हैं। और वो जो पैसा लेते हैं उसमें बैंकों को कोई सूद देना पड़ता है, या जो कॉरपोरेट्स हैं जो भी सूद लेंगे गिरवी रख करके उन सर्टिफिकेट्स को, उसको कुछ सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट। यही रेपो रेट है अभी वर्तमान में, जैसा हाल में ही वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है, अभी रेपो रेट 4% है। मतलब अगर कोई बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है या कोई कॉरपोरेट है या पीएफ वाले हैं, अगर वो चाहें तो उस दर पे वो सरकार से उधार ले सकते हैं और अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बाद में फिर जब अगर ज़रूरत पड़ी तो मतलब पैसा दे करके फिर सिक्योरिटी वापस भी ले सकते हैं। ये बातें हैं और ये चलता रहता है। ये सिस्टम, ये फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने का एक तरीका है। और आप इसको याद रखेंगे, ये पब्लिक डेट्स एक्ट 1944 था और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का, उसमें सेक्शन 24(2)(a उसके तहत, ठीक है। मोटा मोटा यही बात था इसमें। और इसमें मुझे लगता है कि ये उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, माने ऐतिहासिक नज़रिए से हम इतना चीज़ जानते हैं। उसके बाद अब आता है कि बॉन्ड का प्रचलन ज़्यादातर भारत में कब से आरंभ हुआ। ये जी हाँ वही चीज़ है, ये 91 वाला जो क्राइसिस है वहीं से ये मार्केट में ज़्यादा आया। वहाँ से उस साल मतलब उस ईयर से 1991 से सरकारों ने निजीकरण के ऊपर फोकस किया और बहुत सारा सरकारी कंपनी को निजीकरण की ओर अग्रसर किया। मतलब उनका सरकार का जो उसमें जो रहता था हिस्सेदारी, उसको उन्होंने सेल आउट किया, बेच दिया। और जब सरकार से मदद मिलना बंद हो गया कंपनियों को, तो उन लोगों को छूट भी दी गई कि आप ठीक है, आप मार्केट से पैसा ले सकते हैं। तो इस प्रयासों के अंतर्गत एक कॉरपोरेट बॉन्ड का जन्म हुआ। मतलब कॉरपोरेट्स भी, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो भी पैसा ले सकते हैं उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें लेती है। तो ठीक है भाइयों, ये मुख्य बातें थी और इसके बारे में मुझे लगता है कि 1-2 वीडियो और बनाना चाहिए कि बॉन्ड को कैसे परचेस किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, इतना ही सही आज। फिर से हम लोग कोशिश करेंगे अगले अंक में इसको क्लेरिफाई करने के लिए। नमस्ते, थैंक यू।